नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट ग्रुप के इस ताज़ा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं अमजद अयूब मिर्जा साहब। अयूब मिर्जा साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। मित्रों, चर्चा करेंगे पाकिस्तान के ताज़ा हालात के बारे में, खासकर सिंध पर। हाल ही में मिर्जा साहब ने जो है वो काफ़ी जानकारी हमें दी है। और दो चीजों पर मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ मिर्जा साहब, अपने दर्शकों के लिए। पहला कि सिंध में क्या हो रहा है, और दूसरा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सभी जो पाकिस्तान के प्रांत है, जितने भी प्रोविंसेस हैं, अ, उनमें जो है, या पाकिस्तान के हर इलाके में बेसिकली जो है, जहां जहां पर भी कहीं थोड़ा सा भी डिसेंट था, आर्मी का एक जबरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है। लोगों को उठाया जा रहा है, और देयर इज अ मैसिव क्रैकडाउन। इट्स अ काइंड ऑफ एन अनऑफिशियल मार्शल लॉ काइंड ऑफ अ सिचुएशन देयर। ऐसा लग रहा है कि अनधिकृत रूप से, मतलब कहा नहीं जा रहा है, लेकिन बिल्कुल मार्शल लॉ वाली स्थिति है। और तो थोड़ा पहले सिंध के बारे में बताएं, और फिर ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बताएं जी। जी, थैंक यू वेरी मच अरुण जी। मैं आज आप इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेज जाते जाते नॉर्दर्न इंडिया में एक अपनी छावनी बना के गए हैं, एक कैंटोनमेंट बना के गए। और उस कैंटोनमेंट के अंदर रहने वाले जो है वो कैंटोनमेंट से बाहर नहीं जा सकते, और जो कंटोनमेंट से बाहर रहते हैं हिंदुस्तान में, वो बगैर इजाजत के उस कंटोनमेंट के अंदर नहीं आ सकते। ये एक कंटोनमेंट है, और इस कंटोनमेंट में रहने वाले जो कॉमन मैन है, जो मिलिट्री से ताल्लुक नहीं रखता, वो कमी कमीन है। वो इस कंटोनमेंट के अंदर खिदमतगार है। वो अवेलेबल किया गया है बेगार के लिए। और इस कंटोनमेंट के जो जमीनी वसाइल हैं, वो इस कंटोनमेंट को चलाने वालों के कब्जे में दे दिए गए। खाओ पियो ऐश करो। बखुदा मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये एक कैद खाना है, एक जेल है, जिसमें मुख्तलिफ बैरक्स होती है, मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। कि यहाँ पे खतरनाक मुजरमों को रखा जाता है, यहाँ पैटी थीव्स को रखा जाता है, यहाँ बच्चों को रखा जाता है। ये एक ऐसी जेल है। सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान, ये एक ये कैदी हैं। और इनका जेलर जो है वो पाकिस्तान की पुलिस, एफसी, रेंजर, ये जेलर हैं। और जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। और जेल पंजाब में बनाई गई है। ये मुझे सिनेरियो नजर आता है। आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है मिर्जा साहब। बहुत ही जबरदस्त मेटाफर आपने जो है इसका दिया। और इससे जो है वो वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है वो भी झलकती है, कितना पेन है उनके जो है मन में। मैं इसी सिलसिले में, खासकर सिंध में जो है, ये पानी को लेकर जो है वो एक बड़ा जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहे हैं। तो उसके बारे में आप, क्योंकि सेंसर्ड है खबरें, तो बाहर ज्यादा आ नहीं रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया दिखाता नहीं है जो रियल इश्यूज हैं उनको। तो जरा सिंध की जो पीड़ा है उसके बारे में बताएं। और सिंध में सिंधु देश बनाने का एक बड़ा मूवमेंट भी जो है पिछले काफी समय से चल रहा है। तो कहाँ तक बात पहुंची है? देखिए, इसी बैकड्रॉप में, ये जो मैंने आपको एक मेटाफोरिक बैकड्रॉप बताया है, इसी मेटाफोरिक बैकड्रॉप में जो पंजाब का जो जमीन है, चोलिस्तान डेजर्ट है, कहीं कहीं फर्टाइल है लेकिन डेजर्ट है। तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के जर्नलों को, कर्नलों को जो है वो बड़ी जमीन दी गई है। बड़ी जमीन दी गई है वहां पे। और लाखों एकड़ जमीन है वहां, इनको दी गई जरी जमीन, एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन उधर पानी नहीं है।
तो ये अब पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 6 नहरें बनाएंगे, 4 इंडस रिवर पे और एक सतलज पे। सतलज वैसे ही सूख गया है, तो वहां से बनाएंगे, चोलिस्तान में ये जाएंगी। ये जब बनेगी नहरें तो फिर सिंधु नदी का पानी और उसमें से कटेगा ना, तो वो कम होगा उसका बहाव सिंध में। और अगर सिंधु दरिया का बहाव कम होगा तो वो दरिया समुद्र में पानी कम गिरेगा तो समुद्र आगे आ जाएगा और आबादियों को खा जाएगा। और ऐसा हुआ है पहले भी, काफी इलाके जो है वो साहिल के समुद्र खा गया है। तो इसके खिलाफ बहुत सख्त जो है वो मुजाहरे शुरू हो गए हैं। आज 5वां दिन है, सिंध बंद पड़ा है। और इसमें जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि सिंध खुश्क हो जाएगा। सिंध जो है वो सारा का सारा सिंध जो है वो सवाए कराची, हैदराबाद, सक्कर या एक आधा शहर, सारे का सारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। छोटे छोटे जमींदार हैं, तो भूखे मर जाएंगे, फैमन आ जाएगा वहां पे। बंगाल फैमन जैसे आया था ना, ऐसा फैमन आ जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे भूख से। तो वहां पे आज 5 दिन हो गए सिंध बंद पड़ा है। सिंध के कौम परस्त, सिंध के किसान, सिंध का छोटा जमींदार, सिंध के वकला, डॉक्टर, तुलबा सब बाहर निकल आए हैं। और सिंध में कई जगहों पर जो पंजाब के साथ रास्ते हैं, पहले जमीनी सड़कों को ब्लॉक करके वो ट्रैफिक रोकी, अब जो है वो ट्रेन का रास्ता भी रोक दिया है, ट्रेन के ट्रैक्स पे धरना दिया हुआ है। और इसके साथ ही वो पुरानी आवाज जो कहीं कहीं कह सकते हैं आपके थोड़ी बैक बर्नर पर चली गई थी, सिंधु देश की आजादी की, जो 1970 से शुरू हुई थी, 1970s में, और जिसके लीडर जो है वो जीएम सैयद साई थे। तो वो दोबारा अब है। और आप देखें कि तमाम जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें झंडा जो है वो एक ही है, रेड विद प्लाव, हल के साथ। तो उसका मतलब है कि आइडियोलॉजिकली जो है ये मूवमेंट बड़ी क्लियर है। और तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्डर है या जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कैनाल्स बनाने का, इसको कैंसिल किया जाए और ऐलान किया जाए कि ये कैनाल्स नहीं बनेंगी। तो ये बेसिकली इस वक्त सिंध में हो रहा है। और रेंजर को भेजने की कोशिश की, फौज को भी, लेकिन वो वापस आ गए क्योंकि अवाम का गुस्सा इतना है कि क्लैश हो सकता है। और पुलिस वाले जो है वो मुजाहिरीन को ऐसे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनको विक्ट्री के निशान बना के दे रहे हैं, क्योंकि सिंध की पुलिस की जो नफरी है, मेजॉरिटी जो है उसकी, नॉट ऑफिसर्स बट द नफरी, वो सिंधी हैं और वो देहातों से आते हैं। जो कांस्टेबलरी है बेसिकली। जी जी, जो कांस्टेबल वो सिंध के देहातों से आते हैं। वो खुद पीछे जमींदारा भी करते हैं, साथ पुलिस में भी हैं। तो वो भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं इसको जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम करती है, और वो शहबाज शरीफ सरकार का हिस्सा भी है कोलेशन में। तो क्या ये जो सिंध में डेवलपमेंट चल रहा है, ये सेंटर के अंदर बेसिकली जो है पीपल्स पार्टी का क्या इसके ऊपर रुख है, और क्या ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को एक क्राइसिस में ला सकता है? क्या पीपल्स पार्टी वहां से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है? देखिए, सपोर्ट तो विड्रॉ मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, लेकिन इसके ऊपर साइन तो प्रेसिडेंट ने किए। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, को चेयरमैन कह लें या जो भी है, तो पीपल पार्टी ने तो इसको सपोर्ट किया। अगर जरदारी साइन ना करता तो ये इजाजत ना होती इसकी। अब मसला ये है कि जब इतना बड़ा हुआ, फसाद हुआ, तो फिर सिंध की पीपल पार्टी जो है उसके लोगों ने भी इसकी मुखालफत शुरू कर दी, टू सेव देयर स्किन, टू सेव देयर पॉलिटिकल यू नो फ्यूचर। लेकिन भाई सिंध को बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, छोड़ते ही नहीं है सिंध को। और सिंध के लोग पीपल पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
ये एक तासुर है कि जी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनती है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। जैसे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कैसे बनती है वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पीपल पार्टी अब दिखावे के लिए मैदान में आई है, लेकिन पीपल पार्टी के सदर ने खुद दस्तखत किए, सदर पाकिस्तान ने, यू नो। तो पीपल पार्टी का ये ढकोसला नहीं चलेगा इस दफा। और ये गवर्नमेंट किसी और मुद्दे पे छोड़ दे वो अलग बात है। कॉलिशंस में लोग आते जाते रहते हैं, पार्टियां जुड़ती टूटती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मसले के ऊपर ये कॉलिशन से निकलेंगे, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द वो हो जाएगा, सदर है और फिर वजीर आजम है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी। तो वो अफोर्ड ही ये कर सकते हैं जी। एक आखिरी सवाल और ये कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उन्होंने हाल में 16 अप्रैल को उन्होंने एक बयान दिया। ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक कन्वेंशन चल रहा था, आपने भी उस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी जो है वो की है, और बड़ी इंफॉर्मेटिव। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्होंने ये कहा कि टू नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की, और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का आधार ये, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहना चाहिए। तो क्या ये एक डेस्परेशन का साइन है? और आपका इस टू नेशन थ्योरी के बारे में बेसिकली क्या कहना है? और ये जनरल आसिम मुनीर का, इस पे तो डिस्कशन हो ही रहा है, लेकिन ये टाइमिंग जो है जनरल आसिम मुनीर का इस इशू को रेज करने का, तो इसके पीछे क्या है? देखें, ये एक डिफीटेड जनरल की आखिरी तकरीरों में से एक तकरीर थी। और मेरा ख्याल है एक किताब, एक बुक जो है कंपाइल होनी चाहिए, जिसमें हो द लास्ट स्पीचेस, द लास्ट स्पीच ऑफ डिक्टेटर्स, कि हर डिक्टेटर के जो आखिरी तकरीर है, उसको तो नहीं पता कि मैं आखिरी दफा कर रहा हूं, लेकिन हमें पता है क्योंकि इतिहास बता रहा है। तो ऐसे ही हिटलर की आखिरी तकरीर, जियाउल हक जो है था जनरल, उसकी आखिरी तकरीर, और जितने भी ये हैं लोग डिक्टेटर्स वगैरह, इनकी लास्ट स्पीचेस जो है ना, उनके ऊपर एक बुक कंपाइल होनी चाहिए, और फिर उसका एक साइको एनालिसिस होना चाहिए। ये एक डिफीट, आप पूछ लें किसी माहिर साइकाट्रिस्ट, ये एक डिफीटिस्ट माइंड की स्पीच थी, एक खौफजदा माइंड की स्पीच थी, एक लूजर की स्पीच थी। मैं ये भी इस पे भी आऊंगा कि इस मौके पे क्यों की। देखें, टू नेशन थ्योरी के बारे में मेरा क्या ख्याल है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा मतलब नॉनसेंस जो है वो सोशियोलॉजी में, या क्या कहते हैं उसको, मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में भी, या जो है। इससे ज्यादा भूडी थ्योरी कोई नहीं हो सकती। मतलब है ये तो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के लेवल की भी थ्योरी नहीं है ना। और आप पढ़ ले इसमें, रिलीजन की बेसिस पे जो है वो नेशन नहीं बन सकती। हाँ, रिलीजियस नेशनलिज्म हो सकता है, जैसे अमेरिका अमेरिका के खिलाफ जो तालिबान ने लड़ाई लड़ी, वो नेशनलिस्ट लड़ाई थी, लेकिन वो रिलीजियस नेशनलिज्म था, वो आप कह सकते हैं। लेकिन उसकी बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि अफगान कौम खत्म हो गई है और उसकी जगह मुसलमान कौम पैदा हो गई है अफगानिस्तान में। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान एक कौम नहीं है। कौम तो है, अरब है, एक कौम हो सकती है, और उसके अंदर भी फिर मुख्तलिफ कौमें हैं। इसी तरह भारतीय जो है उसके वो एक कौम है, उसके अंदर कई कौमें हैं, तो मजहब की बुनियाद पे कौम नहीं हो सकती। और ये पाकिस्तान की जो जेल का मैंने मेटाफोर दिया था, इसकी जो दीवारें हैं, जब ये जेल बनाई गई, इसकी जो दीवारें हैं उसमें जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट लगाते हैं फिर ईंट रखते हैं, सीमेंट लगाते हैं फिर ईंट रखते हैं, इन्होंने उसकी जगह इस्लाम की गोंद लगाई। वो इस्लाम की गोंद लगाई, और जो कैदी थे उनका दम घुटा, वो जेल तोड़ के भागना चाहते हैं। वो गोंद का जो सहारा लिया था इस जेल को बनाने में, वो गोंद पिघल गई है, वो गोंद सूख के उसमें क्रैक पड़ गए हैं,
और दीवार ऐसे ऐसे हिल रही है, अब किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये उस गोंद को दोबारा और मजबूत करने के लिए इस्लाम, और यहां तक कहना ऐसे ऐसे करके कि वी आर टू नेशंस नॉट वन, और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसको तो ही इज नॉट फिट टू बी चीफ ऑफ आर्मी ऑफ एनी कंट्री। चीफ ऑफ आर्मी तो छोड़ो, इज नॉट फिट टू हैव एन ऑफिस। ये तो जॉब के लिए फिट ही नहीं है। इसका तो पहले मेंटल इलाज कराओ कि ये तो रेसिस्ट भी है, हेट स्पीच भी कर रहा है। मतलब है यूरोप में आप सोचे कि कोई बंदा ऐसे उठ के खड़ा हो जाए और कहे कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर टू नेशंस, वी कैन नॉट लिव टुगेदर, दिस एंड दैट एंड द अदर, वो तो सब जेल में चला जाएगा सीधा सीधा। मुकदमा बाद में चलता रहेगा, पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। यहां मैं सड़क पे चल रहा हूं ना, सड़क पे चल रहा हूं, मैं पुलिस को बुला लूं और मैं कहूँ कि इस आदमी ने मुझे गाली दी है, मुझे कहा गो बैक टू योर कंट्री, और इसने मुझे कहा है कि यू ब्राउन पर्सन गो बैक टू योर कंट्री, वो उसको पहले उसी वक्त अरेस्ट करेंगे, उसी वक्त अरेस्ट करेंगे सड़क। क्योंकि ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता रेसिज्म सोसाइटी को। यूरोप ने, इसीलिए तो यूरोप मुख्तलिफ कंट्रीज से खत्म होकर यूरोपियन यूनियन बन सका। एक बॉर्डर खत्म कर दिए इन्होंने आपस के, क्योंकि इन्होंने ये कायम ही इसलिए है कि दे से नो टू रेसिज्म एंड हेट स्पीच। और जो मुसलमान आए हैं सीरिया के, जो मुसलमान आए हैं पाकिस्तान के, जो मुसलमान आए हैं यहाँ पे बांग्लादेश के, वो यहाँ पे अपनी मस्जिदों में हेट स्पीच करते हैं। और यही कॉन्फ्लिक्ट है उनका यूरोपियन सोसाइटी से। तो कमिंग बैक टू आसिम मुनीर, इसने तो पाकिस्तान में हिंदुओं के जेनोसाइड की कॉल दे दी है, वी कैन नॉट लिव टुगेदर, यू नो। और हिंदू कम्युनिटी तो सिंध और बलूचिस्तान में तो बहुत हिंदू हैं, केपीके में भी हैं थोड़े बहुत। तो ये तो आर्मी चीफ जब ये कह रहा है तो इसका मतलब है हिंदू की पब्लिक लिंचिंग करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको वॉर क्रिमिनल के स्पीच है ये वॉर क्राइम है। इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल जो भी ट्रिब्यूनल है उसमें। और बड़ा बड़ा वकील पड़ा हुआ है इंडिया में, जाएं और करें। सारा काम मैंने ही करना है, करें जाके मुकदमा। ये वॉर क्राइम है। और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आ जाता है। तो इसको अरेस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसे अरेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऑफिशियल अपॉलॉजी जो है वो करनी चाहिए हिंदू कम्युनिटी से पूरी दुनिया में। ऑफिशियल अपॉलॉजी, आई डिमांड दैट, कि ऑफिशियल अपॉलॉजी करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट। यार मैं कोई रिटोरिक नहीं कह रहा, कॉमन सेंस यार, देखो कमाल है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सीरियस बात है। वी कैनॉट लेट गो ऑफ इट जस्ट लाइक दैट। और आज जो इन्होंने पहलगाम में किया है, जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि तुम हमें नहीं तोड़ सकते। हमें और मजबूत करती हैं तुम्हारी गोलियों की सनसनाहट। तुम्हारी गोलियों, तुम्हारे आतंकवाद से हमारा जो खून बहता है, वो जब धरती में जाता है तो हमारी धरती की जड़ों को और मजबूती से हम पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान एक नासूर है, पाकिस्तान एक जिल्लत है जो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया को काट के हमारे बैकयार्ड में मजहब और इन चीजों को बजाय यहाँ पे गुलशन बनाने के, यहाँ वीड्स लगाई गई, जहरीली वीड्स, जहरीली जो बूटियां होती हैं वो लगाई गई। और हमने दीवार बनाई है बॉर्डर की शक्ल में, लाइन ऑफ कंट्रोल की शक्ल में, कि ये वीड्स उधर ही रहे उधर। लेकिन ये फिर ग्रो कर करके हमारी दीवार के ऊपर से आ जाती हैं। तो क्या चाहते हो कि हम एक ही दफा आए और इन वीड्स को काट दें? क्या ये चाहते हो पाकिस्तान की सेना? वो भी कर सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है कि पहले तो आसिम मुनीर जो है, इसके ऊपर केस होना चाहिए फौरन से पहले। He is very dangerous, and as long as he remains where he is a constant threat to peace and tranquility in South Asia.
जी। थैंक यू मिर्जा साहब, हम लोग आपके से संपर्क में रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि हम दो यूट्यूब चैनल जो है वो अयूब मिर्जा साहब के चलते हैं। एक रेडियो बलूचिस्तान, और एक एक बलूचिस्तान पर है, और एक जो है रेडियो हिमालय के नाम से है। उन दोनों के लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। आप उनको जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर आपको लगातार ताज़ा अपडेट्स, एनालिसिस, पर्सपेक्टिव जो है वो मिलेगा पाकिस्तान के बारे में और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मसलों के बारे में, खासकर पाकिस्तान को लेकर जो है। और एक बार फिर से मैं मिर्जा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने व्यस्त समय में से समय निकाला, और आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिर्जा साहब के चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।